सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत जो उत्तराखंड समूह भर्ती परीक्षाएं जो चल रही हैं, जिसके अंतर्गत कि आप लोग पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं और अभी अभी वन आरक्षी भर्ती परीक्षा के भी नोटिफिकेशन आ रखा है, जिसके फॉर्म आप लोग भर रहे होंगे और उसकी तैयारियों में पिछले काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। तो जैसा हम जानते हैं दोस्तों कि इन सभी परीक्षाओं का पैटर्न एक जैसा है। 100 नंबर की आपकी वस्तुनिष्ठ परीक्षा होनी है और जिसमें कि 40 नंबर का सामान्य अध्ययन, 40 नंबर की आपकी उत्तराखंड और 20 नंबर की आपकी हिंदी ने आना है दोस्तों। तो इसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन के अंतर्गत मैं आप लोगों के सामने कंटिन्यूअसली वीडियो बना करके ला रहा हूँ। साथ ही साथ हिंदी की वीडियो भी मैं आज लगातार आप लोगों के सामने ला रहा हूँ और ये मेरी दूसरी वीडियो है दोस्तों। इससे पूर्व एक वीडियो बना चुका हूँ। साथ ही साथ सामान्य अध्ययन की भी मैं आप लोगों के सामने 2 वीडियो बना के ला चुका हूँ। साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि उत्तराखंड पर आधारित मैंने काफ़ी सारी वीडियो बनाई हैं, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल से रिलेटेड हो, चाहे वो पटवारी लेखपाल से रिलेटेड हो, क्योंकि ये भर्ती परीक्षाएं बहुत पहले से चली आ रही है और इन पर उत्तराखंड से आधारित मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। और लास्ट में आप लोगों का मैराथन क्लासेस चलाऊंगा मैं इसके ऊपर, तो इसके लिए आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। बाकी आप लोग अभी फिलहाल सामान्य अध्ययन और हिंदी की तैयारियों में जुटे रहिएगा दोस्तों मेरे साथ। तो आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जो कि सामान्य हिंदी के ऊपर है दोस्तों, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो बनाता हूं तो आप लोगों के पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए और आपकी तैयारी सुचारू रूप से चलती रहे दोस्तों। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे मनोबल मिल सके दोस्तों और मैं आपको इसी तरह अच्छी वीडियो बनाता हुआ आता रहूं दोस्तों। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो के ऊपर। पहला क्वेश्चन देख पाते हैं हिंदी के अंदर। पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। ठीक है, तो जो हिंदी साहित्य का जो आरंभिक काल था, ठीक है, उसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल या सिद्ध सामंत काल। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों वो है वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, वीर गाथा काल कहा था। याद रखेंगे दोस्तों आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। वीरगाथा काल के जो सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, किसे माना जाता है। ऑप्शन है चंद बरदाई, जगनिक, दलपति विजय या विद्यापति। तो वीरगाथा काल का जो सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं वो माने जाते हैं चंद बरदाई। ठीक है दोस्तों, और चंद बरदाई ने एक पुस्तक लिखी थी पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कई बार पूछ लिया जाता है कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, तो वो लिखी है आपकी चंद बरदाई ने। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी भी थे। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद बरदाई ने लिखी है और वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद बरदाई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। कबीरदास की भाषा थी, कबीरदास की भाषा कैसी थी। ऑप्शन ए है ब्रज भाषा, कन्नौजी भाषा, सद्धु कड़ी या खड़ी बोली। तो आप जानते हैं दोस्तों कि कबीरदास जी ने ना ब्रज भाषा बोली, ना अवधी बोली, ना खड़ी बोली। ठीक है, सभी का मिश्रण बोला। तो इनकी जो भाषा थी दोस्तों वो थी आपकी सद्दू कड़ी। याद रखिएगा, सद्दू कड़ी मुख्य रूप से ये कह सकते हैं आपकी पश्चिमी हिंदी और पंजाबी भाषा का मिश्रण है दोस्तों। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत सारी भाषाएं आ जाती है, कन्नौजी भी आती है, उसके अंतर्गत ब्रज भाषा भी आती है, हरियाणवी भी आती है। ठीक है, तो पश्चिमी हिंदी और पंजाबी भाषा का जो मिश्रण है वो सद्दू कड़ी भाषा है दोस्तों, और इसी भाषा का प्रयोग कबीरदास ने अपने साहित्य के लिए किया था दोस्तों। ठीक है, तो सद्दू कड़ी भाषा का प्रयोग किया था कबीरदास जी ने, याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। शिवा बावनी के रचनाकार हैं। शिवा बावनी 52 ये कह सकते हैं कि 52 कविताओं का संग्रह है दोस्तों। तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, यहाँ पर है पद्माकर, भूषण, केशवदास या जगनिक। तो याद रखिएगा शिवा बावनी के जो रचनाकार हैं दोस्तों वो है आपके भूषण दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, भूषण ने लिखी है शिवा बावनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तितली किसकी रचना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों कि तितली किसकी रचना है। यहाँ पर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो तितली जो रचना है दोस्तों वो है आपकी जयशंकर प्रसाद की। बहुत बार पूछा जाता है, आयोग इस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा आप लोगों से जरूर। ठीक है, तो तितली जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। अतीत के चलचित्र के रचयिता है, बहुत कॉमन है किताब।
अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा या सुमित्रा नंदन पंत। तो अतीत के जो चलचित्र हैं दोस्तों वो लिखी है आपकी महादेवी वर्मा ने, याद रखिएगा महादेवी वर्मा ने अतीत के चलचित्र की रचना की है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि हिंदी में अपनी आत्मकथा सबसे पहले किसने लिखी थी। तो ऑप्शन यहाँ पे आ रहे हैं श्याम सुंदर दास, सेठ गोविंद दास, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले क्या थे? राष्ट्रपति भी थे। और इनकी जो आत्मकथा है, आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद करके, वो सबसे पहले हिंदी में छपी थी। तो सबसे पहले हिंदी में अपनी आत्मकथा राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखी थी दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? ऑप्शन है देश विदेश से, लोक विशेष से, क्षेत्र विशेष से या जाति विशेष से। तो आंचलिक जो रचनाएं होती हैं दोस्तों वो होती है हमेशा क्षेत्र विशेष से, याद रखेंगे, ठीक है। और आपने एक क्वेश्चन आता है कि मेला आंचल किस प्रकार की रचना है? तो मेला आंचल एक आंचलिक रचना है दोस्तों। और मेला आंचल के जो लेखक है वो है फणीश्वर नाथ रेणु, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु ने मेला आंचल लिखा है, जो कि एक आंचलिक रचना है दोस्तों। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ग्रुप सी के एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निर्गुण भक्ति काव्य की प्रमुख कवि हैं। निर्गुण भक्ति काव्य यानी कि सगुण और निर्गुण दो काव्य धाराएं थी, ठीक है। तो निर्गुण, जिन्होंने सगुण, जिन लोगों ने भगवान को का रूप माना वो सगुण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। और जिन्होंने भगवान का एक रूप माना, सिर्फ सभी, ठीक है, निर्गुण यानी कि कोई रूप नहीं माना, ठीक है, वो निर्गुण काव्य के अंतर्गत आते हैं। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास या केशवदास। तो ऑब्वियसली आप पता कर लेंगे कि कबीरदास जी निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि थे। बाकी सूरदास हो गया, केशवदास हो गया, इन्होंने तो कृष्ण के ऊपर, और तुलसीदास ने राम जी के ऊपर अपनी कविताएं लिखी और उनका एक रूप माना था दोस्तों, ठीक है। तो कबीरदास आपके निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, इन पंक्तियों के रचयिता है, ठीक है। तो रानी लक्ष्मीबाई करके इसका टॉपिक है, ठीक है। तो ये किसने लिखी है कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखी है? सत्यनारायण पांडे, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान या महादेवी वर्मा, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी ये झांसी लक्ष्मीबाई, ठीक है। और कहा था कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुने। ये कविता आप लोगों ने पढ़ी भी होगी या नहीं भी पढ़ी होगी, तो काफी लंबी कविता है, 2 पेज की लगभग, ठीक है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी थी दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता है, ठीक है। तो ये पुष्प की अभिलाषा इसका शीर्षक है, ठीक है, पुष्प की अभिलाषा। तो सिंपल सी बात है कि पुष्प की अभिलाषा किसने लिखी है? तो यहाँ पर ऑप्शन है सत्यनारायण पांडे, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन या माखनलाल चतुर्वेदी। तो पुष्प की अभिलाषा यानी कि मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। तो देश के सैनिकों के लिए माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा को जाहिर किया था। तो माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा लिखी है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए में कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो ये अलंकार से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। और आपको पता होना चाहिए जब एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है दोस्तों, तो 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 वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है दोस्तों, तो वहां हमेशा कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। तो तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार हो जाएगा दोस्तों? तो आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है, अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से में कौन सा अलंकार है? तो देखिए दोस्तों, रो रो वर्ण की बार बार क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही है, यानी कि बार बार आ रहा है। और जब भी एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है? इससे पूर्व बता दिया मैंने, वो होता है आपका अनुप्रास अलंकार दोस्तों, याद रखेंगे। तो चरर मरर खुल गए अरर रव स्फुटों से में अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। बहुत कॉमन क्वेश्चन भी है और आता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रही है वीडियो तो जरूर लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय,
या खाए बोराए जग वा पाए बोराए, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। और इस क्वेश्चन के बराबर क्वेश्चन कोई नहीं आ रखा। सबसे ज्यादा अगर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन तो दिखता ही दिखता है दोस्तों, 90% पेपरों में दिखता है ये, ठीक है। तो कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, ठीक है। तो जहां अब वर्ण की जगह अगर जहां शब्द, ठीक है, जहां एक शब्द या ये कह सकते हैं कि शब्द बार बार, शब्द की बार बार क्या होती है, आवृत्ति होती है, वहां कौन सा अलंकार हो जाता है दोस्तों, तो वहां हो जाता है यमक अलंकार। यहाँ पर है कनक कनकते सौ, एक वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है लेकिन शब्द का अर्थ बार बार अलग होता है कि कनक कनकते सौ गुनी, ठीक है। एक कनक का मतलब सोना है, एक कनक का नाम धतूरा है, ठीक है। तो दोनों जगहों पर कनक कनक का अर्थ अलग है, ठीक है। तो ये यहाँ पर यमक अलंकार हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। बेर शब्द दोस्तों दो बार आ गया, तीन भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बेर और बेर, ठीक है। तीन बेर खाती थी, शब्द की आवृत्ति हो रही है बार बार, ठीक है। तो वहां क्या हो जाता है आपका यमक अलंकार हो जाता है। ये चीज मैं आपको क्लियर बता चुका हूं। अब यहाँ पर तीन बेर खाती थी यानी कि संख्या का बोध हो रहा है कि तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। अब तीन बेर का मतलब तीन बार, बार यानी कि समय, ठीक है ना। तो तीन बेर यानी कि बेर का मतलब खाना है, तीन बेर मतलब जो फल है, तीन फल खाती थी, वो तीन बार खाती थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसका अर्थ निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे दोस्तों। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। छंद से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे और इन पर हम आगामी वीडियोस पर बहुत सारे क्वेश्चन हमने करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो यहाँ पर ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और उपनिषद। तो छंद का सर्वप्रथम उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद में मिलता है, ठीक है। शोभा बढ़ाने का काम करते हैं ये किसी भी साहित्य का, ठीक है। तो ऋग्वेद में छंद का क्या किया गया है, सबसे पहले उल्लेख मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। चारों चरणों में समान मात्राओं, चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को क्या कहते हैं। यानी कि चार चरणों में समान मात्राएं हैं तो उस छंद को क्या कहेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन है सममात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद, अर्धसम छंद या ये सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, चारों चरणों में अगर समान मात्राएं हैं, ठीक है, तो उसे कहा जाता है सममात्रिक छंद। याद रखिएगा समान मात्रिक छंद यानी कि, ठीक है, चारों चरणों में अगर समान मात्राएं हैं तो वो छंद क्या कहलाते हैं, सममात्रिक छंद कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में सममात्रिक छंद का कौन सा उदाहरण है। तो सममात्रिक छंद का उदाहरण बताना है हमने। यहाँ पर ऑप्शन है दोहा, सोरठा, चौपाई या ये सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, चौपाई एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चारों चरणों में क्या होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। याद रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। इसलिए ये सममात्रिक छंद है दोस्तों चौपाई, ठीक है, सममात्रिक छंद है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। शांत रस का स्थायी भाव क्या है। रस आपने देखे होंगे दोस्तों, रसों के बारे में आपने पढ़ा भी होगा। तो एक रस है शांत रस। तो शांत रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है। यहाँ पर ऑप्शन है जुगुप्सा, क्रोध, शोक या निर्वेद। तो याद रखना दोस्तों, शांत रस का जो स्थायी भाव होता है वो निर्वेद होता है, ठीक है। शोक तो आपका करुण रस का होता है और क्रोध आपका किसका कह सकते हैं हम, क्रोध जो आपका जो स्थायी भाव होगा वो होगा आपका जुगुप्सा तो आपका विभत्स रस का हो गया, क्रोध का भी मैं भूल रहा हूं। याद रखिएगा निर्वेद आपका शांत रस का स्थायी भाव है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किलक अरे में नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू, इन पंक्तियों में कौन सा रस है, ठीक है। तो रसों से कोई ना कोई अनुभूति जरूर होती है। किलक अरे में नेह निहारू इन दांतों पर मोती वारू यानी कि बच्चे को कहा जा रहा है, ठीक है, और उसकी किलकारियों को देख करके उसके दांतों पर मोतीवारों की बात आ रही है, यानी कि प्यार आ रहा है बच्चे से। तो यानी कि माँ और बच्चे का जब प्यार वाली जहां पर बात आती है तो वहां पर उसे कहा जाता है वात्सल्य। उसे प्रेम नहीं कहा जाता, उसे वात्सल्य कहा जाता है। तो इसमें कौन सा रस हो जाएगा, वत्सल या तत्सल या वात्सल्य, ठीक है। तो वात्सल्य रस हो जाएगा। किलक अरे में नेह निहारू इन दांतों पर मोतीवारू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि थे। तो जो बिहारी जी थे वो किस रस के कवि माने जाते थे। कई बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन भी। तो करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या वीर रस। तो याद रखेंगे श्रृंगार रस के कवि थे बिहारी जी, ठीक है। बिहारी श्रृंगार रस के कवि माने जाते हैं और श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव होता है वो रति होता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोरू मुकुट मेरू पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ठीक है, तो कृष्ण के लिए मीराबाई का ये वो है। ठीक है, तो मेरे तो गिरधर गोपाल यानी कि जहां पर नायक नायिका के प्रेम प्रसंग की भी बात होती है, तो वहां पर भी हमेशा श्रृंगार रस होता है। और श्रृंगार रस दो प्रकार का होता है, शांत संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। ठीक है दोस्तों, तो इस पर हम बात करेंगे आगे। ठीक है, तो श्रृंगार रस याद रखेंगे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जहाँ के सिर मोरू मुकुट मेरो पति सोई। जहाँ पर नायक नायिका के प्रेम का वर्णन किया जाता है, तो वहां पर श्रृंगार रस होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ है, ये एक मुहावरा है, और एक मुहावरा जरूर पूछा जाता है दोस्तों कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का अर्थ क्या है? पैसा ही माँ बाप दोनों, अत्यधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, या जान चली जाए पर मैं नहीं। ठीक है, तो अत्यधिक कंजूस होना, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए का जो एग्जैक्ट अर्थ होता है, अत्यधिक कंजूस होना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ है। ठीक है, जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पराई, एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ क्या है? तो दयालु होना, कठोर होना, दूसरे के कष्ट को अनुभव न करना, जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। तो बिल्कुल यही है, जिसके ऊपर नहीं बीतती है वही जानता है। ठीक है, तो जाके पाँव न फटे बिवाई, जो जिन्होंने कष्टों को झेला ही नहीं है, वो दूसरे के कष्टों को कैसे समझ लेंगे? ठीक है ना, तो जिनके ऊपर बीतती है वही जानता है। इसका अर्थ यही हुआ कि जाके पाँव न फटे बिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। इसी क्रम में मैं आप लोगों को वीडियो आगे सीरीज बढ़ाऊंगा इसकी, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज आप लोगों के सामने लाऊंगा। तो आप लोगों से अनुरोध यही रहेगा कि आप लोग मेरे साथ बने रहिए जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है, और अपनी स्टडी भी करते रहिएगा। मैं एक रिहर्सल के तौर पर आप लोगों के सामने प्रत्येक दिन हिंदी के, सामाजिक अध्ययन के और उत्तराखंड से रिलेटेड क्वेश्चन लेते हुए आऊँगा। आपका समय शुभ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।